ତା ସହିତ ଯୋଉ କେନ୍ତାଠନ୍ सबसे पहले मैं देवता भवानी शंकर और मां मणिकेश्वरी देवी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं देवता भवानी शंकर और मां मणिकेश्वरी देवी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री रिंदो माझी जी, श्री चक्रा बिसोई जी, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी और उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी जैसे ओडिशा के हर नायक नायिका का मैं कालाहांडी की इस धरती से वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आपने अपने इस प्रधान सेवक को 5 वर्ष पहले दिल्ली का दायित्व दिया और सेवा करने का आदेश दिया था। बीते 5 वर्षों में एक भी दिन की छुट्टी भी लिए बिना एक शरीर से जितना काम लिया जा सकता है उसका पल पल का उपयोग करते हुए मैंने देश की सेवा करने का प्रयास किया है। समस्याओं का समाधान करने का रास्ता खोजा है। बदलाव लाने की दिशा में सफलतापूर्वक हम आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने, उड़ीसा ने, पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया था। अगर आपके आशीर्वाद न होते, आपका साथ न होता तो ये काम मैं नहीं कर पाता। और इसलिए जो कुछ भी देश में बदलाव आया है उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मेरे देश के आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को जाता है। और इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की इस धरती में आकर के आज जो कुछ भी देश ने पाया है वो आपके आशीर्वाद से पाया है। वो सब कुछ मैं आज जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। चाहे देश हित में लिए गए बड़े और कठिन फैसले हो या फिर पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिया अभूतपूर्व समर्थन, ओडिशा की जनता पूरी मजबूती से अपने इस चौकीदार के साथ खड़ी रही है। इस विश्वास के लिए मैंने दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का आभार फिर एक बार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, अपने काम का हिसाब देने के साथ ही मैं आपसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। मैं कुछ सवाल करूं तो जवाब देंगे आप? ऐसा तो नहीं ना थक जाएंगे? ऐसा तो नहीं ना गर्मी लग जाएगी? पूरी ताकत से जवाब देंगे? आप जो जवाब देंगे वो देश की जनता सुनने वाली है। और इसलिए मैं आज अपनी बात करने से पहले कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूं। बीते 5 वर्षों में ओडिशा के करीब 8 लाख गरीब परिवारों को घर मिल चुके हैं। उड़ीसा में 8 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किसने दिए? ये किसने दिए?
ये किसने दिए? उड़ीसा में 24 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल चुका है। उनके घर से अंधेरा दूर हो चुका है। ये अंधेरा दूर किसने किया? ये अंधेरा दूर किसने किया? ओडिशा में 3000 गांवों तक आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये पहली बार गांव में उजाला पहुंचाने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? ओडिशा की 40 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। माताएं बहनें धुएं से मुक्त हो गई। ये गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन किसने दिया? किसने दिया? ओडिशा में लगभग 1,40,00,000 लोगों के बैंक के खाते खुलवाए गए। आजादी के 70 साल तक गरीब को बैंक के दरवाजे तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी। हमने 1,40,00,000 लोगों के बैंक के खाते खुलवाए। ये काम किसने किया? किसने किया? ओडिशा में लगभग 50 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। 50 लाख शौचालय मतलब 50 लाख परिवारों की माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाया है। मां बहनों की इज्जत के लिए मैं शौचालय का काम कर रहा हूं। आप बताइए, ये 50 लाख शौचालय बनाने का काम किसने किया? किसने किया? आपने हर सवाल का जवाब एक ही दिया, मोदी मोदी मोदी। आपका जवाब गलत है। आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये मोदी तो सिर्फ सेवक है। ये सारे काम आपके एक वोट के कारण हुए हैं। आपके वोट की ताकत है। आपके वोट ने हिंदुस्तान का भाग्य बदला है। आपके वोट ने हिंदुस्तान की दिशा बदली है। आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब की जिंदगी में एक नया उजाला लाया है। आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक नया विश्वास पैदा किया है। आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक आशा भरी है। और इसलिए मोदी नहीं, मोदी तो सिर्फ निमित्त है। मोदी तो एक सेवक है। इस सारी सफलता के हकदार आप हैं, हिंदुस्तान के मतदाता है। आपने देख लिया, आपका भाग्य विधाता कोई परिवार नहीं, दिल्ली के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नहीं, आप ही आपके भाग्य विधाता है। आप सभी के साथ से ही मैं ओडिशा के लिए अनेक काम कर पाया हूं। कुछ बातें मैंने बताई, लेकिन बहुत कुछ कर पाया हूं, वो आपके कारण। और मैं मानता हूं कि अगर 2014 में यहां बीजेपी की सरकार बनती, भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा होता, तो ये सुविधाएं पहुंचाने में मुझे जो तकलीफ हो रही है, गति धीरे 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 चलती है, वो काम मैं तेज गति से कर सकता था, तेज रफ्तार से कर सकता था, और जितना हुआ है उससे अनेक गुना कर सकता था। लेकिन मुसीबत, यहां राज्य में जो सरकार बैठी है वो हिलती ही नहीं है। भाइयों और बहनों,
यहां की सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद मैंने बहुत ईमानदारी से आपके लिए मेहनत की है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हो, इसका प्रयास इस चौकीदार ने किया है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, विकास की इसी पंचधारा को हमने देश के पिछड़े से पिछड़े इलाके तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 30% से अधिक राशि का प्रावधान किया है। और आपको याद होगा, हिंदुस्तान में, आप मुझे बताइए, आजादी के पहले आदिवासी समाज था कि नहीं था? जरा जोरों से बोलिए ना। आजादी के पहले आदिवासी समाज था कि नहीं था? नेहरू जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? इंदिरा जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? राजीव गांधी जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस के इतने वर्षों के शासन में उनको कभी भी भारत सरकार में आदिवासी मंत्रालय बनाने का विचार ही नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद देश में पहली बार अलग आदिवासी मंत्रालय बना, आदिवासी मंत्री को काम दिया गया, सरकार से बजट आदिवासियों के लिए स्पेशल रखा गया ताकि मेरे देश के आदिवासियों के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा, हमारा उड़ीसा, इतने मछुआरे भाई बहन हमारे यहां रहते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में मछुआरे भाई बहन हैं, समुद्री तट पर भी हैं, नदी के तट पर भी है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, उनके लिए कोई मंत्रालय नहीं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारी सरकार ने अभी पिछले वर्ष ही मैंने एक बहुत बड़ी सेवा देश की करने का मुझे सौभाग्य मिला, और हमने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था, मैंने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, माछीमार के लिए अलग मंत्रालय बनाया, जो पूरे हिंदुस्तान के माछीमार समाज, गरीब समाज को काम आने वाला है। भाइयों बहनों, जंगल की जो दुनिया है, वन धन, जंगल की पैदावार, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए वन धन योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। 5 वर्ष पहले जहां 10 फसलों पर एमएसपी मिलता था, वन संपदा पर, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 10 में से 50 संपदाओं पर एमएसपी देने का निर्णय किया, आदिवासी की आय सुनिश्चित की। केंद्र की एनडीए सरकार ने ही बांस के कानून को भी बदला है, जिससे आप अपने खेतों में भी बांस उगाकर पैसे कमा सकते हैं। पहले अगर बांस काटते थे तो जेल जाना पड़ता था। ये गरीबों के नाम पर बातें करने वाले, आदिवासियों के नाम पर बातें करने वाले लोगों ने बांस का ऐसा कानून बना दिया था कि हिंदुस्तान का गरीब आदिवासी अपने खेत में बांस को छू नहीं सकता था। हमने बदल दिया कानून, गरीबों के लिए बदला, जंगलों में रहने वाले लोगों के बदला। साथियों, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। देश भर में अब तक ऐसे 400 से ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं। ज्यादा आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके, इसके लिए भी नए नियम बनाए हैं।
विकास के लिए किए जा रहे इन कार्यों का ही प्रभाव है कि अब ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है। सरकार की कोशिशों की वजह से ही नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों का दायरा लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक काम है जिसके चलते इस बार ओडिशा एक नया इतिहास रचने वाला है। साल 2017 में जो इतिहास उत्तर प्रदेश ने रचा, 2018 में जो इतिहास त्रिपुरा ने रचा, वही काम देश की राजनीति में इस बार मेरा उड़ीसा करने वाला है। आपको भरोसा है कि नहीं है? उड़ीसा में सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार और मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? देश हित में फैसले होंगे कि नहीं होंगे? उड़ीसा की भलाई का काम होगा कि नहीं होगा? आपका ये विश्वास, ये बात अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी अब से लोग बोलने लगे हैं कि उड़ीसा इस बार हिंदुस्तान के अंदर एक नई ताकत बनकर के उभरने वाला है। और इसलिए मेरी आपको अग्रिम बधाई। हिंदुस्तान की मुख्य धारा का नेतृत्व उड़ीसा करे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है भाई? केंद्र की हमारी सरकार के कार्यों से देश में गरीबी कम हुई है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां पर भी गरीबों की स्थिति में सुधार हम बहुत तेजी से ला पाएंगे। जो गति 70 साल की नहीं थी, वो गति हम 5 साल में ला करके खड़ी कर देंगे। भाइयों और बहनों, इस बार ओडिशा में होने जा रहे परिवर्तन के बीच मैं आज कांग्रेस और बीजेडी पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। इन जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है, एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसी धोखे की वजह से ओडिशा विकास की दौड़ में उतना आगे नहीं निकल पाया जितना निकलना चाहिए था। साथियों, मत भूलिए काला हांडी के साथ कांग्रेस की एक पहचान जुड़ी हुई है। ये पहचान है कांग्रेस द्वारा अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए दिया गया बयान। यहां कालाहंडी में ही राजीव गांधी ने कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और यहां के गरीब आदिवासियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहराता था और कोई पार्टी नहीं थी, सब जगह पे वही बैठे थे और उनको कहना पड़ा कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब कोई पंजा रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था। 85 पैसे किसी पंजे के अंदर समा जाते थे। भाइयों बहनों, सवाल ये कि इस नाकामी को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अगर प्रधानमंत्री को उस समय पता था कि रुपये का 15 पैसा जा रहा है तो उन्होंने उसका उपाय करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 1 रुपया निकले तो 100 पैसा पहुंचे, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बता दे कि ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर अगर बीमारी ठीक नहीं करेगा तो उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे क्या?
ये ऐसे ही लोग हैं, बीमारी तो बता देते हैं लेकिन दवाई करने की ताकत नहीं रखते हैं। वो ताकत मोदी रखता है, चौकीदार रखता है। इतना ही नहीं, दशकों बाद जब दिल्ली में कांग्रेस ने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाई तो फिर ये माना कि 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है। राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने उड़ीसा को, देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी, 1 पैसे की। साथियों, गरीबों का पैसा खाने वालों पर आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या? गरीबों को लूटने वालों पर भरोसा है क्या? 70 साल तक आपके हकों को लूटा गया, उनको अब माफ करेंगे क्या? साथियों, ये गरीब, इनका एक ना जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। जो यहां भी देखो, ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है, यही इनकी नीति और नियत रही है। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपके 2014 में इन सारी स्थितियों को बदलने का मुझे आदेश मिला, आपने आदेश दिया और मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी। साथियों, कांग्रेस जो इतने दशकों में नहीं कर पाई, वो मैंने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसे भेजती है तो वो पूरा का पूरा 100 पैसा गरीब के जेब तक पहुंच जाता है। भाइयों, बहनों और भाइयों, आपके इस चौकीदार ने देश भर में लगभग 8 करोड़, ये समझने जैसा है भैया, देश में लगभग 8 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों की पहचान कर उनको बाहर निकाला है जो आपका राशन, आपको दी जाने वाली हर मदद, उस पर ये डाका डालते थे, लूट लेते थे। सोचिए, 8 करोड़ मतलब पूरी उड़ीसा की आबादी है, उससे भी ज्यादा लोग फर्जी, वो इसका फायदा उठा लेते थे। जिसके वो असली हकदार नहीं थे, उसके असली हकदार आप लोग थे। ये ऐसे लोग थे जो कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन इनके नाम से दूसरे लोग, दूसरे बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर रहे थे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। केंद्र सरकार 24-25 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीदती है और देश का गरीब भूखा न मरे, इसलिए गरीब के घर में 24-25 रुपये वाला गेहूं सिर्फ 2 रुपये में गरीब के घर दिल्ली की सरकार पहुंचाती है। चावल भी दिल्ली सरकार, मोदी सरकार 30-32 रुपये में खरीदती है और सिर्फ 3 रुपये में ये गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से पहुंचाती है। लेकिन इस गेहूं और चावल का गरीब को पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड से अधिकांश अनाज उठा लेता था। यानी गरीब का 2 रुपया वाला उठा लो और बाजार में 30-32 में बेच दो। गरीब का 3 रुपये वाला चोरी कर लो और बाजार में 35-40 में बेच दो। आप कल्पना कर सकते हैं कितने रुपये मार लेते थे। और इसलिए ही आप लोग जब राशन की दुकान पर जाते थे तो वहां अक्सर बोर्ड लगा रहता था, अभी माल आया नहीं,
यहां आया था, आप देर से आए, खाली हो गया और आपको बाजार से महंगी चीज खरीदनी पड़ती थी। साथियों, सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, राज्य सरकारें, ऐसी हालत थी और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया अनाज बाद में वही गरीब बाहर से बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदने पर मजबूर होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। ये लीकेज बंद करने का काम ये चौकीदार ने किया है भाई। अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। पिछले 5 वर्षों में बिना जनता पर बोझ डाले सरकार ने सस्ते राशन की कीमतों को स्थिर रखा है। जिसका हक था उसको वो हक सुनिश्चित किया गया है। साथियों, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी नामों को हटाकर 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत जो गलत हाथों में जाते थे उनको बचाने का काम इस चौकीदार ने किया है। लूट का यह खेल बंद हो गया और तभी ये महामिलावटी लोग, ये डाका डालने वाले लोग, ये बिचौलिए लोग, ये गरीब का लूटने वाले लोग इन दिनों एक ही काम कर रहे हैं, चौकीदार हटाओ, चौकीदार हटाओ, मोदी हटाओ। जितनी गालियां डिक्शनरी में हैं वो सारी गालियां मोदी को पड़ रही है, लेकिन मोदी गालियां खाने के लिए तैयार है। गरीबों के हकों की रक्षा के लिए ये गालियां भी मेरे लिए गहना है। भाई और बहनों, हमारे देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेडी ने भी किया है। बीते 2 दशक में यहां खनन माफिया, चिटफंड के धोखेबाज, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने को बढ़ावा मिला है। जिन संसाधनों का आपको लाभ मिलना चाहिए था वो बिचौलियों, दलालों और माफियाओं के पास चला गया। आपको चीट फंडियों के मददगार चाहिए या चौकीदार चाहिए? आपको चिट फंड के मददगार चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपको माइनिंग माफिया चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपकी कपास की खेती हो, धान की खेती हो, इन्होंने क्या हाल बना करके रखा ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र सरकार ने कपास और धान का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है, लेकिन बीजेडी की सरकार यहां ठीक से खरीदी भी नहीं करती है। गरीब के साथ ही किसान की भी दुश्मन है ये बीजेडी सरकार। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। केंद्र सरकार देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों को हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में जमा कर रही है। इस योजना को अभी महीना भर ही हुआ है और करीब 3 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पहली किस्त पहुंच भी चुकी है। लेकिन साथियों, उड़ीसा का इसमें एक भी किसान नहीं है, क्योंकि बीजेडी सरकार किसान और केंद्र सरकार की इस योजना के बीच दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। भाई और बहनों, यही काम इन्होंने आपके स्वास्थ्य के लिए बनी योजना आयुष्मान भारत के साथ भी किया है। देश भर में उड़ीसा के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता था, लेकिन यहां की सरकार ने आयुष्मान योजना भी लागू नहीं की है। साथियों, बीजेडी के नेताओं ने आपके वोट को गारंटी मान लिया है। इनको लगता है कि ये कुछ भी करें, आप कभी भी उनका जवाब नहीं मांगेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, माफ करते रहेंगे। अब इनको सच्चाई का सामना करना जरूरी हो गया है। भाई और बहनों, 19 साल का समय कम नहीं होता है। जन्म के 19 साल से मैं बच्चा वोट डालने के काबिल हो जाता है। पढ़ाई के 19 साल के बाद विद्यार्थी बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। आपने 19 साल तक बीजेडी पर भरोसा किया,
लेकिन अब परिवर्तन का समय आ गया है। उड़ीसा में 19 साल बाद एक नए सूरज का उदय होने जरूरी रहा है। 11 अप्रैल को आपको भुवनेश्वर और दिल्ली में विकास के डबल इंजन के लिए वोट डालना है। आपको नए उड़ीसा, नए भारत के नए विश्वास के लिए भारी संख्या में वोट करना है। आप चौकीदार को और मजबूत करेंगे, मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन देंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब कालाहांडी आया हूं तो पुरानी बातें याद ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं पहली बार कालाहांडी आया था जब मुझे यहां रात्रि स्वस्थ रहिए। भारत के नए विश्वास के लिए भारी संख्या में वोट करना है। आप चौकीदार को और मजबूत करेंगे, मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन देंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब कालाहांडी आया हूं तो पुरानी बातें याद ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं पहली बार कालाहांडी आया था जब मुझे यहां रात्रि स्वस्थ रहिए। वो एकता यात्रा जब कालाहांडी पहुंची, तब जो आपने स्वागत सम्मान किया था, जो प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आज कालाहांडी में डॉक्टर जोशी जी का भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे देश के दर्शन करने का एक मौका दिया था। श्रीनगर में वो मुझे अपने साथ ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का एक प्रकार से वातावरण पैदा किया था। और उस समय कालाहांडी आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैं आज फिर एक बार कालाहांडी को नमन करता हूं, आपके सामर्थ्य को नमन करता हूं, जय जगन्नाथ की इस धरती को नमन करता हूं और आपके साथ पास अनेक अनेक आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक नारा बोलना है, उसको और ताकत से बोलना है। बोलेंगे? मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं। मैं भी गली गली में, गली गली में, चौक चौक पर, चौक चौक पर, गांव गांव में, शहर शहर में, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा जवान, खेत खलिहान में, बाग बगान में, चारों ओर, हिंदुस्तान भर में, सीमा पर, भाइयों बहनों, आइए हम चौकीदार बनके देश की चौकी करते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।